एक साथ ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now slowly and gently open your eyes. Okay. तो हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोग को क्या क्या पढ़ाया था, एक बार बता दीजिए। कल हमने क्या क्या पढ़ा था भाई? टिश्यू पढ़ा था। हाँ, टिश्यू पढ़ा था मैम, टिश्यू पढ़ा था, टिश्यू के बाद में पढ़ा था और उसके वगैरह पढ़े थे। ये 4 प्रकार पढ़े थे। वेरी गुड। एपिथेलियम, कनेक्टिव मसल्स, आपकी आवाज कम आ रही है लता जी, अटक रही है आपकी आवाज, फिर से बोलिए। मैम टिश्यू पढ़े थे, टिश्यू के प्रकार पढ़े थे। वेरी गुड, ठीक है। कितने प्रकार के एपिथेलियम, टिश्यू होते हैं? कनेक्टिव, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के, ठीक है। वेरी गुड। चारों प्रकार का नाम बताइए जयश्री राठौर जी। जयश्री राठौर जी। प्रणाम मैम। प्रणाम, बताइए चारों प्रकार के नाम। एक मिनट मैम, मैं टिश्यूज रिवाइज नहीं कर पाई। तो पढ़ के क्या आए हो आप? मैम सॉरी मैम। मैंने कल बोला था ना आपको पढ़ने के लिए, सॉरी नहीं चलेगा आज। सर मैम आज नहीं। हाँ, सॉरी नहीं चलेगा, बोला था ना मैंने। गणेश कुमार जी बताइए। जी मैम। जी मैम। बताइए चार कौन कौन से हैं टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर है, एपिथेलियल है और नर्वस टिश्यू है। वेरी गुड, ठीक है। निवेदिता आप बताइए एपिथेलियल टिश्यू के टाइप कौन कौन से हैं? मैम होता एक तो था सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम और दूसरा था सिंपल क्यूबोडियल एपिथेलियम। और पहले दो बताओ, दो कौन कौन से हैं मेन, उसके बाद है सिंपल के अंतर्गत। सिंपल और स्ट्रेटिफाइड बताया था दो, याद है? हाँ। ठीक है। अब सिंपल के टाइप बताइए आप संगीता। संगीता रात्रे जी सिंपल के टाइप बताइए, माइक अनम्यूट करके। आवाज नहीं आ रही है। अनिमेश बताओ। सॉरी मैम, मतलब पढ़ के नहीं आए या माइक म्यूट अनम्यूट नहीं कर सकते? ठीक है। हॉस्पिटल में हूँ, क्या हो गया आपको? जी हाँ, अनिमेश बताइए। सामान्य ऊतक के बताना है मैम। हाँ, 4 हैं। एक सल्की था, एक घनाकार उपकला था और एक स्तंभकार है और एक रोमक, ऐसा मैं पढ़ा हूँ आज। ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, अच्छा ओके, कोई बात नहीं, ख्याल रखिए उनका। ठीक है। प्रियंका आप मुझे बताइए स्ट्रेटिफाइड के दो मैंने आपको बताए थे जो इम्पोर्टेंट कौन कौन से टाइप? प्रियंका जी आवाज आ रही है? हाँ मैम। हाँ बताइए। स्ट्रेटिफाइड जो मैंने बताया था आपको, स्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलियल। वो उसमें अंतर्वर्ती कोशिका और श्रृंगिक स्तरी कोशिका वो है ना। हाँ, उसमें ट्रांसिलेशन मतलब उसमें जो चिपकी हुई है वो टेढ़ी मेढ़ी और मतलब थोड़ी सी उसमें अनेक परत पाली होती है उसमें। और जो श्रृंगी स्तरी होती है उसमें मतलब केराटिन होता है और जमाव ज्यादा होता है, इसलिए उसको श्रृंगी बोलते हैं। और वो त्वचा में पाई जाती है और ये मूत्राओं में पाई जाती है जो ऊपर वाली, और जो नीचे वाली त्वचा में और जो बालों में और दांतों में इनमें पाया जाता है। ठीक है। वेरी गुड। चलिए अब मुझे बताइए। वेरी गुड।
ठीक है, तो हमने एपिथेलियल के बारे में पढ़ा था, एपिथेलियल के टाइप पढ़ लिए थे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आज हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से हैं हमारे। चलो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, बताना हो रही है नहीं। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या? जी मैम। यस मैम। तो हमने 4 पढ़े थे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के टाइप थे हमारे सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल के अंतर्गत हमने टाइप पढ़े थे 3, ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड के अंतर्गत हमने 2 टाइप पढ़े थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कनेक्टिव या संयोजी ऊतक जिसे बोलते हैं। ठीक है, संयोजी ऊतक इट इज द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टिश्यू है। द कनेक्टिव टिश्यू सेल आर मोर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर देन द एपिथेलियल टिश्यू। मैंने आपको बताया था एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत एक सब्सटेंस पाया जाता है, एक इंटरसेलुलर सब्सटेंस पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? अंदर 2 टिश्यू के बीच में ये जो लाइनिंग मैंने दिखाई थी आपको कल पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है भाई, बताओ, बताइए। नहीं याद? ये वाली लाइन मैट्रिक्स। कौन सी वाली बता रहे हो? ये वाली मैम इसमें वो रहता ना केराटिन जमा हो रहता है उसमें। नाम क्या क्या नाम था उसका? उसका? इंट्रासेलुलर एपिथेलियन ऊतक। क्या नाम क्या है भाई इसका नाम? इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, हाँ तो एपिथेलियल टिश्यू में ये ज्यादा पाया जाता है या कम पाया जाता है? इसमें मैं मतलब इसमें चौड़ी रहती है, मतलब पकड़ी हो जाती है थोड़ी, मतलब पास पास आ जाता है, कम। मैं पूछ क्या रही हूँ, उसमें कम पाया जाता है ज्यादा पाया जाता है? आप लोग उल्टा आंसर मत दिया करिए, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर दो। डायग्राम कम देख के पाया पता जाता चल रहा है। है कुछ? कम पाया जाता है, इनके बीच में गैप ज्यादा दिख रहा है, मतलब इनके बीच में मैट्रिक्स ज्यादा पाया जाता है। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स मतलब अंदरूनी सतह पर जो पाया जाता है फ्लूइड, वो इसमें ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या लिखा है? द कनेक्टिव टिश्यू सेल आर मोर वाइडली सेपरेटेड, मतलब इनके बीच ज्यादा गैप होता है, एक सेल ये तो दूसरी सेल ये होगी, फ्रॉम ईच अदर देन एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में कैसी होती है? पास पास होती है, ये हो गया और ये हो गया, इसमें इतना गैप पाया जाता है। एंड इंटरसेलुलर सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन कंसिडरेबली लार्जर अमाउंट, इसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस या मैट्रिक्स जो है वो ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, देर आर यूजुअली फाइबर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स में होते क्या है? तो इनके अंतर्गत फाइबर पाए जाते हैं विच मे बी ऑफ सेमी सॉलिड जेली लाइक कंसिस्टेंसी, जो कि सेमी सॉलिड होते हैं। ठीक है, ना तो ज्यादा ठोस होंगे ना ज्यादा द्रव्य होंगे, सेमी सॉलिड होते हैं। और ये डेंस मतलब कि बहुत घने होते हैं और रिजिड मतलब कठोर होते हैं। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जेली लाइक होते हैं, डेंस मतलब घने हुए होते हैं और रिजिड होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू, ये टिश्यू के फंक्शन के अकॉर्डिंग बने हुए होते हैं, कैसे कार्य करते हैं। द फाइबर फॉर्म अ सपोर्टिंग नेटवर्क, ये जो फाइबर होते हैं ये सपोर्टिंग नेटवर्क बनाते हैं, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है कि ये एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ब्लड। ठीक है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्वेश्चन पूछा गया था नेट में कि ब्लड कैसा टिश्यू है, तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। द मेजर फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर बाइंडिंग, मतलब चीजों को बांधना, एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट, सपोर्ट देना, प्रोटेक्शन करना, ट्रांसपोर्ट इंसुलेशन करना, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है कनेक्टिव टिश्यू का। बाइंडिंग या बांधने का काम बोल सकते हैं। सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यू एक्सक्लूडिंग ब्लड, मतलब ब्लड को छोड़कर, इज फाउंड इन ऑल ऑर्गन सपोर्टिंग स्पेशलाइज्ड टिश्यू, सेल्स केवल ब्लड को छोड़कर बाकी ऑर्गन में सपोर्टिंग करने का काम करती है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ब्लड में अगर है तो, उसको छोड़कर जो होते हैं वो सपोर्ट करने का काम करते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व इंक्लूड, इनमें बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू को बनाती है, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट सेल, फैट सेल, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट और मास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल मतलब फाइबर से बने होते हैं, फैट सेल मतलब फैट से बना होगा, मैक्रोफेजेस जो कि फैगोसाइटोसिस, भक्षण का काम करते हैं,
ल्यूकोसाइट, ठीक है। मास्ट सेल जो है इंटेस्टाइन में जनरली पाए जाते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड एक एग्जाम्पल है। अब इन कनेक्टिव टिश्यू को बहुत तरीके से बांटा गया है, ठीक है। देखो एक सेकेंड, तो हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू कहता है हमारे स्किन के जस्ट अंदर पाया जाता है, अंडर द स्किन पाया जाता है। इसमें सेल होता है, कोलेजन फाइबर होता है और अदर फाइबर पाए जाते हैं। तो पहला टाइप कौन सा है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जिसको हम एक तरीके से फैट बोलते हैं, ये किसमें पाया जाता है? येलो बोन मैरो में। बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा। तो हमारे हड्डियों के बीच में अस्थि मज्जा पाई जाती है, ठीक है। अब वो अस्थि मज्जा जो होती है वो दो कलर की होती है, रेड कलर की और येलो कलर की। तो एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो येलो बोन मैरो में पाए जाते हैं, ठीक है। पीले कलर के बोन मैरो या अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं एडिपोज टिश्यू। ये जो फैट होता है फीमेल में, हाथ में यहाँ पर या पेट के पास, हिप्स के पास, ये सारा क्या है? ये एडिपोज टिश्यू है, ज्यादा कंजप्शन हो जाता है, ठीक है। ये किन से मिलकर बना होता है एडिपोज टिश्यू? फैट ड्रॉपलेट से। अगर हम एनर्जी लेते हैं और उसका सही तरीके से, उसको जैसे खाए जा रहे हैं और इतना योगा या कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये जो फैट होता है हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यू के रूप में कंज्यूम होने लग जाता है और जमता चला जाता है, ठीक है। तो इसमें एडिपोज टिश्यू और सेल न्यूक्लियस पाया जाता है। इतना समझ में आया? एडिपोज टिश्यू में आपका फैट, एक सेकेंड रुकना है, हाँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक सेकेंड रुको। ये दोनों समझ में आए? लूज कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कहाँ पर पाया जाता है? में लूज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है, एक बार जरा से बता अंडर दो। द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे पाया जाता है, त्वचा के जस्ट नीचे पाया जाता है, ठीक है। और एडिपोज टिश्यू येलो बोन मैरो में पाया जाता है, पीत्र वर्ण की अस्थि मज्जा में, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है ब्लड हमारा, ठीक है। ये हमारे पूरे शरीर में, क्योंकि ब्लड रहता है तो थ्रू आउट द बॉडी ये पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? ब्लड किससे किससे मिलकर बना हुआ है? WBC, RBC और प्लाज्मा, इन तीनों से मिलकर ब्लड बनता है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तब ब्लड के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्लड जो है वो तीन चीजों से या तीन सेल से मिलकर बना होता है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लाज्मा। WBC, RBC और प्लाज्मा, ये पूरे शरीर में पाया जाता है ब्लड हमारा, ठीक है। चौथा टाइप जो है कनेक्टिव टिश्यू का वो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये फाइबर के बने हुए होते हैं, मेनली कोलेजन फाइबर के, और इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ये लिगामेंट बनाने का काम करता है, ठीक है। लिगामेंट और टेंडन पता होगा आपको, मसल से मसल को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है, मसल से बोन को जोड़ने का काम टेंडन करता है, ठीक है। तो ये लिगामेंट को बनाने में मदद करते हैं हमारे कौन से टिश्यू? फाइब्रस टिश्यू। एक सेकेंड, ठीक है। इतना समझ में आया? चार, फिर आगे का पढ़ाऊंगी इसी में। हेलो हेलो, जी मैम इस लिगामेंट वाले का नाम क्या बताया आपने? लिखा तो है सामने, टिक भी कर रही हूँ, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जिसमें जो लिगामेंट बनाने का काम करता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज कैसे होता है? बोन से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। जैसे हमारी नाक है, तो नाक का जो पिछला हिस्सा है वो बोन का है, और आगे का हिस्सा जिसको हम मूव कर सकते हैं ये कार्टिलेज होता है। तो ये बोन के एंडिंग में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? कि बोन के बीच में क्या हो, फ्रिक्शन ना हो, इसीलिए ये बोन्स के एंड में पाया जाता है कार्टिलेज। ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सेल और मैट्रिक्स से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा कनेक्टिव टिश्यू है बोन, ठीक है। बोन हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम को बनाने का काम करता है। इसमें सेल, मैट्रिक्स और सेंट्रल कैनाल पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों की ये कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हैं जो हमने पढ़े हैं, ठीक है। ठीक है भाई, हेलो।
समझ में मैम आया? आपने जो पांचवें नंबर का क्या बताया आपने? कार्टिलेज कहाँ ध्यान रहता है भाई आप लोगों का? एक बार बता दो प्लीज। अभी बताया था ध्यान कहाँ रहता है। कार्टिलेज जो है वो बोन के एंड में पाया जाता है। हमारी जो हड्डियां होती हैं उसके अंत में पाया जाता है हमारा कार्टिलेज। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी नाक है, तो नाक का पिछला हिस्सा कैसा है? स्ट्रांग है, छू के देखो, और आगे का हिस्सा क्या है? सॉफ्ट है। तो कार्टिलेज बोन के एंड में पाए जाते हैं। कार्टिलेज इसका नेक्स्ट टाइप है। फिर आपका बोन। ठीक है, तो 6 टाइप है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ब्लड, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज और बोन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बोन कैसा टिश्यू है तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। पूछा जाए कार्टिलेज कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। एडिपोज कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था सेल, ठीक है, कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो इन सेल के बारे में बता रही हूँ कौन कौन से है। द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व इंक्लूड ये सारे मिलके कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। अब ये सेल कौन कौन सी है? सबसे पहले आता है फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट एक लार्ज सेल होती है विथ इरेगुलर प्रोसेस। इनकी प्रोसेस अनियमित होती है, प्रक्रियाएं। दे प्रोड्यूस कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर। इनका काम क्या होता है? इलास्टिसिटी देने का। और कोलाजन फाइबर, अभी आपको बताया था कोलाजन फाइबर के बारे में। कहा था, एक सेकंड, ये ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है, तो ये क्या करती है? कोलाजन फाइबर बनाने का काम करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, एंड इलास्टिक फाइबर बनाने का काम करती हैं, किसके अंतर्गत? और मैट्रिक्स ऑफ इंटरसेलुलर मटेरियल। क्योंकि मैंने आपको बताया जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, मैट्रिक्स होता है, वो फाइबर से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके अंदर फाइबर होता है। तो फाइब्रोब्लास्ट बहुत सारी सेल होती हैं जिनका काम होता है कोलेजन फाइबर बनाना, इलास्टिक फाइबर बनाना, ठीक है, मैट्रिक्स बनाना। 3 तरीके के फाइबर होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे तब। फिर आता है फैट सेल। फैट सेल जिसको हम एडिपोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में जब एक्स्ट्रा फैट हो जाता है तो वो एडिपोज के रूप में कंज्यूम होता है, इसलिए फैट सेल को हम एडिपोसाइट बोलते हैं। और दूसरी आती है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या है? दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी डिफेंस। मैंने आपको बताया था भक्षण का काम करती है ये, मतलब कोई भी चीजें बाहर से हमारी बॉडी में आए उनको मारने का काम करती है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, वायरस हो गया, इन सबको मारने का काम करती है हमारे मैक्रोफेजेस। तो अलग अलग सेल मिलते हैं और टिश्यू में को बनाते हैं, क्योंकि ये सेल अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट फाइबर का काम करता है, फैट टिश्यू एडिपोसाइट बनाने का काम करता है, मैक्रोफेज बाहर के चीजों को खाता है, मतलब कि हमारे बॉडीज में बैक्टीरिया आ रहे हैं, वायरस आ रहे हैं, उनको भक्षण करने का काम करता है। इसको हम फैगोसाइटिक बोलते हैं क्रिया। फिर आता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल का एक टाइप है। व्हाइट ब्लड सेल के 5 टाइप हैं। जब मैं आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगी उसके अंतर्गत ब्लड है, और ब्लड के 3 टाइप हैं। अभी ब्लड का मैंने आपको बताया, ब्लड 3 चीज से मिलकर बना है। कौन कौन सा था जल्दी बताओ? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा। डब्ल्यूबीसी और तो इन तीनों से मिलकर बना हुआ है। तो डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत 5 टाइप होते हैं, उनमें से ल्यूकोसाइट एक टाइप है। ठीक है, ये हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारे शरीर में, ये हेल्दी बनाने का काम करता है, हमारे शरीर को बचाता चीज को। बट न्यूट्रोफिल्स भी एक डब्ल्यूबीसी का टाइप है। माइग्रेट्स इन सिग्निफिकेंट नंबर ड्यूरिंग इन्फेक्शन व्हेन दे प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन टिश्यू डिफेंस। तो देखो, मैक्रोफेज मैंने बताया, वैसे ही आपका ल्यूकोसाइट भी जो होता है वो व्हाइट ब्लड सेल में बाहर से आने वाले चीजों से डिफेंस करने का काम करता है, लेकिन उससे ज्यादा जो काम करते हैं वो न्यूट्रोफिल होते हैं। तो 5 टाइप है, वो हम पढ़ेंगे कौन कौन से। ठीक है, न्यूट्रोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, ठीक है, अलग अलग टाइप है इसके। फिर आती है हमारी प्लाज्मा सेल। तो प्लाज्मा सेल जो होती है, दीज डेवलप फ्रॉम बी लिम्फोसाइट। अब देखो लिम्फोसाइट क्या होता है, आपको नाम हमेशा परेशान करेंगे, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, और लिम्फोसाइट क्या होता है आपका, हमारा जो इम्यून सिस्टम है पूरा, उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। और ये जो लिम्फ है ये 2 जगह से बनते हैं हमारे शरीर में, एक तो बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। बी मतलब बोन मैरो लिम्फोसाइट,
तो हमारे शरीर में प्लाज्मा जहां बनती है वो क्या है, बोन मैरो, बी लिम्फोसाइट के द्वारा बनती है। ठीक है, ये अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, ये भी काइंड ऑफ टाइप है। दे सिंथेसाइज एंड सीक्रेट स्पेसिफिक डिफेंसिव एक्टिविटीज, सॉरी एंटीबॉडीज। तो ये भी एंटीबॉडीज से है और बचाने का काम करती है, हमारे ब्लड और टिश्यू में होती है और बाहर फॉरेन मटेरियल से हमें बचाने का काम करती है। टी मतलब होता है थाइमस। तो हमारे शरीर में यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है, थाइमस ग्लैंड, जिसको हम एक इम्यून ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि उसका काम भी क्या होता है, शरीर को इम्यूनिटी देने का। तो टी और बी लिम्फोसाइट जो होते हैं जनरली पाए जाते हैं। ठीक है, अब आता है आपका मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या होते हैं, ये बेसोफिल ल्यूकोसाइट कह सकते हो। बेसोफिल मतलब ये भी WBC का टाइप ही है। ठीक है, दे आर फाउंड इन लूज कनेक्टिव टिश्यू। मास्ट सेल कहाँ पर पाई जाती है, हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है, और या फिर अंडर द फाइब्रस कैप्सूल और सम ऑर्गन, जैसे कि लीवर में पाई जाती है, स्प्लीन में पाई जाती है। ठीक है, एंड इन कंसिडरेबल नंबर अराउंड ब्लड सेल, कभी कभी कम मात्रा में ब्लड वेसल के पास भी ये पाई जाती है। मेनली लीवर और स्प्लीन में पाई जाती है मास्ट सेल। तो आई थिंक आपको सेल्स आया होगा समझ में, ये इतना जरूरी नहीं था, लेकिन आप कभी पूछ लिया गया क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए भाई कि ये क्या क्या काम है इसका। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। मैम इसका लास्ट वाले का काम क्या है, लीवर में और इसमें पाया जाता है जो काम स्प्लीन में? मैंने बताया, तो ये सारे ही डिफेंस करने का काम करते हैं। ये भी एक लूज कनेक्टिव टिश्यू, बेसोफिल ल्यूकोसाइट मतलब कि ये डिफेंस करने का काम करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, जो हमने कनेक्टिव टिश्यूज पढ़े हैं सारे, इनके अंदर की चीजें पढ़ते हैं कि भाई ये क्या क्या है। ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, इज अ मोस्ट जनरलाइज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मोस्ट जनरलाइज में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसमें जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो पाया जाता है, मैंने बताया आपको। ये किससे बने होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट से और फैट सेल से। ये भी मैंने आपको बता दिया किससे किससे बना, फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल, मास्ट सेल, मैक्रोफेज, इन सब से बना हुआ होता है। ठीक है, ये पाया जाता है हमारे बॉडी के ऑलमोस्ट सभी पार्ट में पाया जाता है, जो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों, क्योंकि ये अंडर द स्किन होता है, स्किन तो पूरे शरीर में है, तो ये हमारे ऑलमोस्ट एवरी पार्ट में पाया जाता है। और ये क्या काम करता है, इलास्टिसिटी, लूज है, चीजें लूज होती है तो उसमें इलास्टिसिटी आती है ना, खिंचाव का काम करती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का काम करती है। ये क्या करती है, एक टिश्यू को कनेक्ट करने का और सपोर्ट करने का काम करती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, अंडर द स्किन पाई जाती है, बिटवीन मसल सपोर्टिंग ब्लड वेसल, मतलब जो ब्लड वेसल मसल को सपोर्ट कर रही होती है, मतलब मसल से चिपकी हुई होती है। जैसे ये हमारे हाथ की मसल है, तो अंदर आपकी एक ब्लड वेसल दिख रही होगी। ठीक है, जाती हुई नीले कलर का दिखता है हाथ के पास, तो ये मसल को सपोर्ट कर रहा है, तो इनके बीच भी ये पाया जाता है उसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें पाई जाती है। और इन द ग्लैंड, ऐसी ग्लैंड जो कि सिक्रीशन का काम करती है, मतलब हार्मोन का सिक्रीशन का काम करती है, जहां पर सिक्रीटरी सेल पाई जाती है। तो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है, अंडर द स्किन, ब्लड वेसल जो नर्व्स को सपोर्ट करती है, इन सब जगह पर। एडिपोज टिश्यू, जिसको हम फैट सेल से बना हुआ मानते हैं, एडिपोसाइट बोलते हैं। ये कहाँ पर, ये क्या करती है, बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स को कलेक्ट करती है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसके दो टाइप हैं, व्हाइट और ब्राउन। ठीक है, तो एडिपोस व्हाइट और ब्राउन मतलब इसके टाइप होता है, येलो होता है वैसे जनरली, उसका भी टाइप इसमें हम देखते हैं, व्हाइट और ब्राउन। ठीक है, फिर आता है लिम्फोइड टिश्यू, एक और है ये, इसको याद रखिएगा। दिस टिश्यू ऑल्सो नोन एज रेटिकुलर टिश्यू, इसको हम रेटिकुलर टिश्यू बोलते हैं। और ये सेमी सॉलिड मैट्रिक्स है विद द फाइन ब्रांचिंग रेटिकुलर फाइबर, तो ये भी फाइबर से बना है। इसको हम ये बोल सकते हैं लिम्फोइड को फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं लिम्फोइड को। ठीक है, अब ये क्या होता है, लिम्फोइड टिश्यू इज फाउंड इन लिम्फ नोड। मैंने अभी आपको बताया लिम्फ या लिम्फेटिक सिस्टम किसके लिए यूज करते हैं हम, इम्यून सिस्टम के लिए। तो ये लिम्फ नोड्स में पाए, लिम्फ नोड एक तरीके का टावर होता है, जैसे एयरटेल का कनेक्शन चाहिए ना हमको, तो हम एयरटेल का टावर होता है, जियो का टावर होता है, वैसे लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, तो ये लिम्फोइड टिश्यू कहाँ पाया जाता है, लिम्फ नोड्स में और लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक मतलब इम्यून सिस्टम के अंतर्गत ये पाया जाता है। ठीक है, अब आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जैसे लूज है वैसे ही डेंस है एक टाइप। ठीक है, These contain more fiber and fewer cells than
मतलब इसमें क्या होता है, फाइबर डेंस में, लूज में क्या होता है, हमारे पास सेल ज्यादा होती है, फाइबर कम होता है, लेकिन इसमें फाइबर ज्यादा होता है और सेल कम होती है। ठीक है, इसमें आपका फाइब्रस टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू आता है। ब्लड बता दिया मैंने, एक ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज क्या होता है, इज फर्मर देन अदर कनेक्टिव टिश्यू। द सेल आर कॉल्ड, इसके अंदर जो सेल पाई जाती हैं कार्टिलेज के अंतर्गत, उसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, जो इसके अंदर, सी से ही याद रखना, सी से कार्टिलेज, सी से कॉन्ड्रोसाइट। और ये लेस न्यूमरस होती है, कम नंबर्स में पाई जाती है। दे आर इम्बेडेड इन मैट्रिक्स इनक्लोज्ड बाय कोलेजन। इनमें क्या पाया जाता है, कोलेजन पाया जाता है और इलास्टिक फाइबर इसके अंतर्गत पाया जाता है, कार्टिलेज के अंतर्गत। इसीलिए ये क्या होती है, हमारी सॉफ्ट होती है। ठीक है, अब कार्टिलेज के अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के कार्टिलेज होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो ये याद रखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि कार्टिलेज के कौन कौन से टाइप हैं। तो पहला होता है आपका हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा है आपका फाइब्रो कार्टिलेज, तीसरा है इलास्टिक। तो आप इसको इससे याद कर सकते हो, HFE या HEF या EFH, जो भी आपको याद करना है। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। 3 तरीके के कार्टिलेज आपके होते हैं। अब हम बात करते हैं बोन की। बोन, जिसके लिए हम क्या वर्ड करते हैं, जब मेरा बोन टूटती है, आर्थराइटिस होता है, तो मैं कौन से डॉक्टर के पास जाती हूँ? कौन से डॉक्टर के पास जाती हूँ? अगर आपको दिल में परेशानी है तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाते हो? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। वैसे ही बोन में दिक्कत है तो किसके पास जाओगे? हड्डी रोग विशेषज्ञ है, नहीं पता, ऑस्टियोलॉजिस्ट। ठीक है, बोन की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। इसलिए बोन की जो सेल होती हैं उसको हम ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। ऑस्टियोसाइट सेल होने की वजह से बोन की स्टडी का नाम ऑस्टियोलॉजी है, या हम ऑस्टियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ठीक है, तो बोन सेल का नाम है ऑस्टियोसाइट। ये भी हमारे मैट्रिक्स के आसपास पाई जाती है और स्ट्रेंथेड बाय, किससे बना होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। हमारी बोन में सॉल्ट, कैल्शियम और फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, तो सॉल्ट कम मात्रा में, कैल्शियम ज्यादा और फॉस्फेट ज्यादा पाया जाता है हमारी बोन में। दिस प्रोवाइड्स बोन विथ देयर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ये बोन क्या करती है, हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ देती है और रिजिडिटी, कठोरपन देने का काम करती है। इसका और क्या काम है, कंसिडरेबल कैपेसिटी फॉर ग्रोथ इन फर्स्ट 2 डिकेड ऑफ लाइफ। ये जिंदगी के, हमारे जीवन के स्टार्टिंग के 20 साल तक ये बढ़ती है। इसीलिए बोलते हैं 20 साल के बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती, क्योंकि बोन का ग्रोथ बंद हो जाता है। ठीक है, तो हमारे जिंदगी के 2 डिकेड, फर्स्ट 2 डिकेड ऑफ लाइफ मतलब कि 10 साल, फिर 10 साल, मतलब 20 साल हो गया। 20 साल तक बोन की ग्रोथ होती है। ठीक है, फिर एंड फॉर रीजनरेशन थ्रू आउट द लाइफ। फिर उसके बाद क्या होता है, रीजनरेट होती है। बस ग्रोथ एक बार हो गई 20 तक, लेकिन बार बार रीजनरेट होती है। ठीक है, इसको हम 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट मतलब सॉलिड, ठीक है, या डेंस। दूसरी होती है हमारी स्पॉन्जी या कैंसलस बोन। स्पॉन्जी मतलब कि जिसमें स्पंज हो, हल्की हो। ठीक है, और फाइन हनीकॉम अपीयरेंस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आया होगा, यहाँ तक आया क्या? हेलो, जी मैम। यस आप मैम। बताओ यस। कि इसके आगे आज आप पूर्ण पढ़ना चाहेंगे या बाद में पढ़ेंगे? 4 साइड बची है। मसल और पढ़ा दूं या मसल और नर्वस सिस्टम कल पढ़ना है, बताओ। पढ़ा लीजिए। मसल आज करा देती हूँ, कल नर्वस करा दूंगी। ठीक है, चलो। अब अगर हो गया 10 बजे तक तो दोनों करवा के आज खत्म कर देंगे। तो मैं सोची 2-2 दिन में हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि टिश्यू और ये सब छोटा छोटा टॉपिक आज ही कंप्लीट करा देते हैं। चलो, अब हमारा तीसरा है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू इज एबल टू, मसल होती है, क्या होती है, नॉर्मल बोन से तो क्या होती है, सॉफ्ट होती है। तो इसका काम कहता है कॉन्ट्रैक्ट करना,
और रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, मूवमेंट देती है बॉडी को, ठीक है, प्रोवाइडिंग मूवमेंट विद इन द बॉडी ऑफ इटसेल्फ, हमारे बॉडी को मूवमेंट देती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड एन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई फॉर प्रोवाइडिंग सफिशिएंट, हमारे मसल में कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है, क्यों जरूरी है, हमारे शरीर में ब्लड सही तरीके से जाए, और ब्लड के अंदर क्या होती है, हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है जिसको हम ऑक्सीहीमोग्लोबिन बोलते हैं, तो ब्लड का सप्लाई अच्छी तरीके से हो, इसीलिए मसल का अच्छी तरीके से वर्क करना जरूरी है। कैल्शियम का, न्यूट्रिशन का, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने के लिए भी बहुत जरूरी है। देयर आर 3 टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कंट्रैक्टाइल सेल, ठीक है, मतलब कुछ सेल पाई जाती है जिनके अकॉर्डिंग, कंट्रैक्टाइल मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है, संकुचन करने का काम करती है, इन्हीं की वजह से इनके नाम रखे गए हैं। एंड नोन एज फाइबर, तो मसल जो है वो, या मसल टिश्यू जो है वो 3 प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है आपकी स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मतलब क्या होता है भाई, स्केलेटल मतलब हमारा कंकाल, कंकाल तंत्र जो बोलते हैं, ठीक है, हमारी बोन जो होती है वो स्केलेटल कहलाती है। तो हमारी बोन में जो मसल लगी हुई होती है उनको हम स्केलेटल मसल बोलते हैं, बोन के साथ जो सीधे सीधे लगी हुई होती है, ठीक है, बाहर की तरफ की मसल हो गई, इसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल। इसको ही हम बोलते हैं वॉलेंटरी मसल। क्यों बोलते हैं वॉलेंटरी, क्योंकि ये हमारे, मैं बोलूं मेरे हाथ को, मेरा मन है कि हाथ को मोड़ूं तो मैं मोड़ लूंगी, मेरा मन नहीं है तो नहीं मोड़ूंगी, मेरा हाथ है कि मैं अपनी उंगलियों को बांधूंगी, मतलब ये मेरे कंट्रोल में है। तो स्केलेटल मतलब मेरे कंट्रोल में या मेरी इच्छा से चलती है, इसलिए इसको हम वॉलेंटरी मसल भी बोलते हैं, ठीक है। ये किससे बनी हुई होती है, फाइबर से बनी होती है, स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड मतलब सीधी होती है, ये सीधी, देखो इस तरीके से, ये सीधी दिख रही है, 1 2 3 मसल, ये बॉडी में इस तरीके से सीधे सीधे पाई जाती है, ये दिख रहा है ना, सीधा 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 सीधा, तो ये स्ट्रेटेड होती है, ट्यूबुलर होती है, ट्यूबुलर ट्यूब की शेप की बनी है, आपको दिख रही होगी यहाँ पर एक सेकंड, ठीक है, ये ट्यूबुलर होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसके अंतर्गत बहुत सारे न्यूक्लियर पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये एक न्यूक्लियस, ये है, ये है, ये है, ये है, ये, ठीक है, तो बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। और वॉलेंटरी होती है, यूजुअली अटैच टू स्केलेटल, हमारे स्केलेटल से ये जुड़ी हुई होती है, तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है, हमारे स्केलेटल मतलब कंकाल से जुड़ी हुई। टाइप ऑफ सेल बताया गया, और हिस्टोलॉजी मतलब इस तरीके से ये दिखती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्मूथ मसल की। स्मूथ मतलब की कैसी होगी भाई, चिकनी होगी, ठीक है। ये मसल जो होती है इसको हम इनवॉलेंटरी बोलते हैं। क्यों इनवॉलेंटरी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर अंग में पाई जाती है और हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। जैसे मान लो मैंने खाना खाया, ठीक है, और मैं खाना खा के सो गई, तो मेरा खाना पचेगा या नहीं पचेगा, नीचे तक जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं बोल दूं भाई आज मत जा नीचे, कल चले जाना, आज इसोफेगस तक रहना, कल चले जाना स्टमक में, तो ऐसा होता है क्या, होता है नहीं मैम, नहीं होता। मैं अगर बोलूं मेरे दिल को भाई रुक जा, मत धड़क, या मैं ऐसे बोलूं कि अभी सांस मत लो, अभी मैं थक गई हूँ, बाद में सांस लेना, ऐसा होता क्या, नहीं होता। तो स्मूथ मसल क्या करती है, इनवॉलेंटरी, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, अनैच्छिक होती है, ये अपनी इच्छा से काम करती है। और ये पाई कहाँ जाती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती है, उसकी कवरिंग का काम करती है, ठीक है। तो ये इंटरनल ऑर्गन पाई जाती है। और इसमें फाइबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन स्ट्रेटेड होते हैं। ये देखो, ये स्ट्रेट नहीं है, ये मुड़ा मुड़ा, एक ये मुड़ा, एक ये मुड़ा, एक ये मुड़ा, एक ये मुड़ा, ये दिख रहा है आप लोग को, स्ट्रेटेड नहीं, इस तरीके से मुड़ा हुआ है, ठीक है, पाई जाती है। और यूनि न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस एक पाया जाता है, एक में एक ही न्यूक्लियस। देखो ये वाले में देखो, इसमें एक लाइन में 2 न्यूक्लियस है, इसमें भी एक लाइन में 2 न्यूक्लियस है, इसमें एक लाइन में 4 न्यूक्लियस है। लेकिन इसमें देखना आप, एक लाइन में एक ही न्यूक्लियस है, दूसरे में भी एक ही न्यूक्लियस है, तो ये यूनि न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन की कवरिंग बनाती है। अब आती है हमारी कार्डियक मसल, ठीक है। कार्डियक मसल क्या होती है भाई, तो कार्डियक मसल जो भी हमारी होती है, एक सेकेंड रुकना, मैं पॉइंटर देख रही हूँ, हाँ। अब हमारी कार्डियक मसल, कार्डियक मसल भी इनवॉलेंटरी मसल होती है, ठीक है, लेकिन
चूंकि इसको मिक्स्ड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इसका शेप होता है वो होता किसके जैसे है? स्केलेटल मसल। शेप मतलब दिखने में तो स्केलेटल मसल जैसे दिखती है क्योंकि ये स्ट्रेटेड होती है, लेकिन इसका फंक्शन इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मतलब ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। ये कार्डियक वर्ड जो है हार्ट के लिए यूज किया जाता है और ये केवल हार्ट में पाई जाती है, ठीक है। और क्यों इसको अलग से क्लासिफाई किया गया है? इसके शेप की वजह से, कि शेप तो इसका है स्केलेटल जैसे, लेकिन इसका काम जो है स्मूथ जैसे, या बोल सकते हैं एनाटॉमी स्केलेटल जैसे है लेकिन फिजियोलॉजी स्मूथ जैसे है, इसलिए इसका अलग ही क्लासिफिकेशन कर दिया गया। ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। इतना समझ में आया आप लोग को 3 मस्कुलर सिस्टम के बारे में? हेलो मैम, ये लास्ट वाली एक बार तो बता दे, मतलब समझ में आया लेकिन थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। लास्ट वाली जो मसल है ना, कार्डियक मसल कार्डिया होता है हार्ट, ठीक है, तो हार्ट में पाई जाएगी। अब चूंकि इसको अलग से, आपके मन में ये नहीं आया भाई दोनों ही इनवॉलेंट्री है, तो इसको अलग से क्यों इसका टाइप बनाया गया है? जबकि स्मूथ भी तो इनवॉलेंट्री है ना। लेकिन आप देखो स्मूथ क्या है? नॉन स्ट्रेटेड, मतलब इसकी जो संरचना है वो कैसी है? स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा मुड़ी हुई है, थोड़ा सीधी सी है। लेकिन इसकी जो देखो ये क्या है? स्ट्रेटेड है, इसलिए इसका अलग से क्लासिफाई कर गया। तो ये दिखने में तो स्केलेटल जैसे दिखती है लेकिन काम स्मूथ जैसे करती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए तो ये होती इनवॉलेंट्री, और कहाँ पर पाई जाती? हार्ट के पास ये पाई जाती। इतना समझ में आया? यस आया मैम, प्रियंका? ठीक है, जी मैम आया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्मूथ नर्वस टिश्यू के बारे में, ठीक है। नर्वस या तंत्रिका ऊतक जिसे हम बोलते हैं। देखो नर्वस टिश्यू हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है और नर्व्स में पाया जाता है। याद रखना कहाँ कहाँ? ब्रेन में, ब्रेन के पीछे स्पाइनल कॉर्ड में, और हमारी नर्व्स में पाया जाता है, जो भी नर्व्स हमारे शरीर में होती हैं। इसका काम क्या है? कोऑर्डिनेटिंग, चीजों में समानता या संरचना, इन चीजों को एक साथ कंट्रोल करना। कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मैनी बॉडी एक्टिविटीज। जैसे मैंने एक प्रेस छुआ, अगर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो मैं प्रेस से हाथ उठाऊंगी नहीं। तो ये जो मैंने प्रेस, ये जो हम आयरन करते हैं, मैंने आयरन छुआ, मैंने तुरंत हाथ हटा दिया, फ्यू सेकेंड्स में रहता। तो ये क्या हुआ? आप देखिए ये डायग्राम दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है ये डायग्राम, ये वाला और ये वाला? यस मैम, हाँ दिख रहा है। घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ इसे बिजली नजर आ रही गिरते हुई। ये क्या है? बिजली एक, आपका बोलना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट, या एक तरीके की सूचना जा रही है। तो जैसे ही, और ये बहुत स्पीड में जाती है, जैसे ही मैं कोई गर्म चीज छूती हूँ तुरंत मेरा हाथ उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? क्योंकि मेरा हाथ क्या है? हाथ में नर्व्स है। नर्व्स संकेत देती है हमारे ब्रेन को कि भाई तेरा हाथ जल रहा है, हाथ हटा। तो हमारा ब्रेन तुरंत हाथ को हटवा देता है। तो ये क्या करती है? बॉडी में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करने का काम करती है। ये क्या करती है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है। क्रिएट एन इन्वायरमेंट एंड प्लेज एन मेजर रोल इन इमोशन। इमोशन को, मेमोरी को और रीजनिंग को, इन सब के लिए एक मेजर रोल बनाती है क्योंकि ब्रेन में पाई जाती हैं। इसके 2 टाइप होते हैं। पहला एग्जिटेबल सेल, दूसरी होती है नॉन एग्जिटेबल। एग्जिटेबल मतलब दीज आर कॉल्ड न्यूरॉन, इसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। एंड दे इनिशिएट, रिसीव, कंडक्ट एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। मतलब कि ये 2 तरीके के थे। एक्साइटेबल मतलब हमारे शरीर को एक्साइट कर दे, उत्तेजित कर दे। तो उत्तेजित करने के लिए न्यूरॉन होती है। अब देखो नर्वस सिस्टम एक बहुत बड़ा तंत्र है, ठीक है, जैसे ये बहुत बड़ा तंत्र है ना। अब इस तंत्र की कोई ना कोई इकाई होगी, उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। जैसे हमारा शरीर है, शरीर की इकाई क्या है? ह्यूमन बॉडी की इकाई क्या है? मूल इकाई कोशिका, सेल है, ठीक है, कोशिका है। वैसे ही हमारे नर्वस सिस्टम की जो मूल इकाई है वो है न्यूरॉन। जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं वो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, दोनों ये न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये क्या, इनको एक्साइटेबल क्यों बोला गया? इन्हीं की वजह से हमारा नर्वस सिस्टम एक्साइट होता है, मतलब एक्साइट मतलब चीजों को रिसीव करता है और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है करंट के द्वारा। नॉन एक्साइटेबल मतलब ये पाई तो जाती है हमारे नर्वस टिश्यू में, लेकिन ये उत्तेजना प्रदान करने का काम नहीं करती।
इनको हम बोलते हैं ग्लियल सेल या फिर बोलते हैं इसको न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, ये क्या, इनको एक साथ बोला जाता है न्यूरोग्लिया। मतलब जब हम न्यूरॉन्स की बात करें नर्वस सिस्टम में और ग्लिया की बात करें तो दोनों को हम न्यूरोग्लिया बोलते हैं। ये क्या होती है, सपोर्ट करने का काम करती हैं, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने का काम ये करती हैं। ठीक है, और इंसुलेट करने का काम करती हैं। ठीक है, समझ में आया इतना भैया नर्वस सिस्टम के बारे में? हेलो, हैव यू ऑल अंडरस्टैंड द नर्वस सिस्टम? अब हम बात करते हैं मैम जो नीचे हाँ बोलो, जल्दी जल्दी बोला करो बोल के। मैम जो नीचे वाली तो समझ में आई, वही ऊपर वाली ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन करने का काम करती है। ट्रांसमिट मतलब पहुंचाना, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। ये आपको मैंने दिखाया ना डायग्राम में, देखो ऊपर से आ रहा है नीचे तक जा रहा है, ये दिख रहा है आपको? ऊपर से आता है नीचे तक, इलेक्ट्रिक करंट टाइप दिख रहा होगा आप लोगों को, ब्लू ब्लू कलर से ऊपर से आ रहा है नीचे की छोर तक जा रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन से आने करंट। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है एक तरीके की। अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। मतलब अगर मैं एक न्यूरॉन की संरचना करूं तो देखो इस तरीके से होता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा एक न्यूरॉन है, आपको पिछले वाले डायग्राम में दिख रहा होगा। ये ऊपर हेयर टाइप स्ट्रक्चर है और नीचे भी, नीचे थोड़ा सा, तो ऊपर सेल दिख रही है आपको। ठीक है, दिख रहा है ऊपर वाला डायग्राम अच्छे से? पहले ये बताओ। हेलो, दिख रहा है मैम? हाँ, इस डायग्राम में आपको दो छोर दिख रहे होंगे, एक ऊपर वाला छोर जो कांटे की तरह अलग अलग निकला है, नीचे जड़ की तरह दिख रहा है। ठीक है, अब इन छोर को हमें पढ़ना है कि होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। अब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे चीजों को कि ये है क्या। इस पूरे न्यूरॉन में बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो न्यूरॉन आर सेल विथ स्पेशलाइज्ड फीचर, ये एक सेल होती हैं, इनमें भी स्पेशलाइज्ड फीचर होता है। इनका काम क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आ रही है उसको रिसीव करना और फिर नर्व इम्पल्सेस को आगे बढ़ाना, किसके थ्रू, एक्शन पोटेंशियल के थ्रू। जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ब्रेन से फिर से हमारे तक आती है, ये जिस प्रोसेस के द्वारा होती है उसको हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अक्रॉस देयर मेम्ब्रेन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। देखो अब एक चीज और देखो, आप लोगों ने चेन पहनी है कभी गले में? चेन पहनी है क्या? ब्रेसलेट। तो क्या होती है, एक पार्ट दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है ऐसे। या आप बोले, आप कभी सफर किए होगे तो आपको ट्रॉली में बांधने वाली चैन मिलती है, देखा है आपने? देखा है? तो ये चैन क्या होती है, एक चैन दूसरे से लिंक होती है ना, एक से दूसरी लिंक होगी, दूसरे से तीसरी लिंक होगी। ऐसे ही हमारा एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से लिंक होता है। तो ये कैसे लिंक होगा, ये मान लो ये पहला न्यूरॉन जो मैंने बनाया, ये इसका पहला, ये इसका हेड पार्ट है, ये इसका टेल पार्ट है। फिर दूसरा न्यूरॉन जुड़ेगा, उसका हेड यहाँ पर जुड़ेगा, फिर टेल यहाँ पर आएगा। फिर इससे दूसरा न्यूरॉन का हेड जुड़ेगा, टेल आएगा, फिर हेड जुड़ेगा, टेल आएगा, फिर हेड जुड़ेगा, टेल आएगा, फिर हेड जुड़ेगा, टेल आएगा। इस तरीके से एक एक न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो क्या हुआ, मान लो मैंने इस न्यूरॉन को एक इंफॉर्मेशन दी कि भाई हाथ जल रहा है। ठीक है, ये किसने ली, हमारे न्यूरॉन के हेड ने ली। अब इसने क्या किया, पैर तक पहुंचाया भाई कि हमारा हाथ जल रहा है। फिर इसने ली इंफॉर्मेशन, फिर इसने पहुंचाया हाथ जल रहा है। फिर इसने हेड को जाकर बताया, मतलब मेरे सर को, दिमाग को बताया, ब्रेन को, कि सर देखिए आपका हाथ जल रहा है। सर ने तुरंत बोला हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। तो हमने क्या किया, हाथ को हटा लिया। तो न्यूरॉन क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो भी प्रोसेस या जो भी चीजें आ रही हैं उसको ट्रांसमिट, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसी वजह। हेलो, हाँ 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 चल रही है, 10 मिनट लगेगा। ठीक है, का काम करते हैं। अब इस न्यूरॉन के हम पार्ट पढ़ेंगे कि भाई न्यूरॉन है जो हमने इतना पढ़ लिया वो किससे किससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है,
तो न्यूरॉन सबसे पहले हम बात करें तो न्यूरॉन में पार्ट होता है हमारा सेल। देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा न्यूरॉन है, दिख रहा है? सबसे लास्ट वाला देखो। हाँ मैम। ठीक है, अब हम इस न्यूरॉन में बात करते हैं इसके पार्ट्स की। तो पहला पार्ट है इसका सेल, ठीक है, ये है सेल बॉडी जिसे हम बोलते हैं। दे पोसेस द लार्ज सेल बॉडी सोमा विथ सेल प्रोजेक्शन कॉल्ड डेंड्राइट्स और एक्सॉन। हमारे न्यूरॉन में सेल बॉडी होती है, ठीक है, जिसको हम सोमा बोलते हैं। इसके प्रोजेक्शन होते हैं, प्रोजेक्शन मतलब इसके ही शाखाएं निकली होती हैं, तो इनकी शाखाओं को हम डेंड्राइट्स और एक्सॉन बोलते हैं। ये सेल बॉडी है, इसकी एक शाखा तो ये हो गई ऊपर वाली, एक शाखा नीचे वाली, ठीक है। ऊपर वाली शाखा जो निकली है इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। ये जो दिख रहा है पेड़ टाइप, ये है हमारा डेंड्राइट्स। और ये जो लंबा सा डंडी दिख रही है पेड़ की, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ की जड़ है ये पेड़ की पूरी लकड़ी है, और ये पेड़ का बीज सेंटर है। जो पेड़ का सेंटर है वही मेन चीज है, जिसको हम बोलते हैं सेल। ये दिख रही होगी सेल बॉडी, ठीक है, ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी को हम सोमा बोलते हैं, ठीक है। विच जिसके दो शाखाएं होती हैं, एक शाखा ऊपर की होती है उसको हम डेंड्राइट बोलते हैं, नीचे जो डंडी होती है उसको एक्सॉन बोलते हैं। अब डेंड्राइट क्या है? डेंड्राइट्स आर थिन, ये थिन होते हैं, थिन मतलब बहुत पतले होते हैं, ठीक है। ब्रांचिंग मतलब इसकी ब्रांच निकली होती है, जैसे मैंने आपको बताया, देखो ये थिन है मतलब पतले हैं, और इसकी ब्रांच निकली हुई है, ठीक है। ब्रांचिंग प्रोजेक्शन दैट रिसीव इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग। अब चूंकि सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, एक न्यूरॉन है, मान लो ये, ठीक है, ये दूसरा न्यूरॉन है। कोई भी चीजें, फिर ये दूसरा न्यूरॉन है आपको, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आती है सबसे पहले हमारे डेंड्रॉइड में जाती है, फिर सेल तक जाती है, फिर सेल से एक्सॉन में जाती है, इसके एंड में जाती है, फिर दूसरे न्यूरॉन में जाती है। समझ में आया? तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल जितने भी सिग्नल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जिसको बोलते हैं, इसको क्या करती है? वोल्टेज के रूप में चेंज करती है। वोल्टेज मतलब एक तरीके का करंट, और फिर पूरे सेल में पहुंचाने का काम करती है, इनटू द सेल, जो हमारी सेल होती है उसमें पहुंचाने का काम करती है। तो डेंड्रॉइड्स थिन होते हैं, पतले, ब्रांच होती है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब एक जो केमिकल लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। देखो हमारे शरीर में अगर हम केमिकल की बात करें तो दो तरीके के केमिकल पाए जाते हैं। एक होता है जो हमारी ग्लैंड या ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसको हम बोलते हैं हार्मोन, ठीक है। दूसरा होता है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये वोल्टेज के रूप में काम करते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा एक्सॉन। एक्सॉन लॉन्ग प्रोजेक्शन होते हैं, ये लंबे होते हैं, बताया मैंने, एक्सॉन जो है हमारा ये लंबा होता है, ठीक है। पहले मैं डायग्राम से पूरा हटा दूं, कुछ पीछे समझ में आ रहा है कि मैं बस पढ़ा रही हूँ? समझ में आ रहा है ना? आ रहा है मैम, आ रही है जी मैम। देखो तो हमारा दूसरा पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है, ये वाला पार्ट, और ये लंबा होता है, ठीक है। तो एक्सॉन लंबा होता है, और ये क्या करता है? लॉन्ग प्रोजेक्शन दैट कैरी एक्शन पोटेंशियल अवे फ्रॉम सेल बॉडी। तो देखो इसने क्या किया, डेंड्रॉइड ने इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी तक लाने का काम करता है। ये कि मेरा हाथ जल गया है सर, तो दिमाग तक लाने का काम किया। अब हाथ को हटाने का काम कौन करेगा? वो करेगा एक्सॉन। इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से दूर ले जाने का काम करता है एक्सॉन। तो ये क्या करता है? ये रिसीव करता है और ये अवे करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल डेंड्रॉइड के द्वारा सेल तक जाते हैं और एक्सॉन के द्वारा सेल से दूर जाते हैं। किसकी तरफ? दूसरे न्यूरॉन की तरफ। यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन होगा, ठीक है, एक न्यूरॉन फिर दूसरा, तो ये दूसरे न्यूरॉन की तरफ ले जाने का काम करता है। समझ में आया इतना? इसको हम बोलते हैं, इसका जो एंड होता है ये, ठीक है, इस एंड को हम बोलते हैं, अरे कहाँ चला गया, इसका जो लास्ट या अंतिम पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है।
एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। ये क्या होता है, ये डेंड्रॉइड से सेपरेट होते हैं और इनके और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप पाया जाता है, एक न्यूरॉन है मान लो ये, ठीक है, ये पूरा गया, ये इसका एक्सॉन है, अब ये दूसरा न्यूरॉन है, इन दोनों के बीच में एक गैप पाया जाता है, इस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी नेट में आया है कि ये दो न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या बोला जाता है, तो इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, व्हेन द एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल इन एक्सॉन टर्मिनल, जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचती है, न्यूरोट्रांसमीटर हमारे रिलीज होते हैं और सिनैप्स तक जाते हैं। अब सिनैप्स क्या होता है, इसकी एंडिंग को सिनैप्स बोलते हैं। एंड बाइंड द पोस्ट सिनैप्टिक रिसेप्टर, मतलब कि हमारे दूसरे न्यूरॉन में पहुंचने के पहले तक की इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है, और दूसरा क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को बनाने का काम करते हैं। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा, ये मैंने जो बताया 3 पार्ट। ठीक है, समझ में आया क्या? हेलो हेलो जी मैम। अब देखो, ये एक कवरिंग से ढका हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं माइलिन सीथ। ये पिंक कलर के आपको जो डायग्राम दिख रहा होगा एक्सॉन के साइड साइड में, तो एक्सॉन में कहीं पर तो माइलिन सीथ पाए जाते हैं और कहीं कहीं पर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जब नहीं, और इनका यहाँ पर सिग्नलिंग का काम होता है। यहाँ पर एक नोड पाया जाता है, ये नोड कि इम्पल्सेस जो हो वो जंप करके जाए, जंप करके जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, इसलिए यहाँ पर नोड पाई जाती है जिसको हम नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं बताया गया है क्योंकि आप लोग के लिए ज्यादा ना हो जाए, इस चक्कर में मैंने नोड्स ऑफ रेनवियर और माइलिन सीथ के बारे में नहीं बताया है। लेकिन याद रखिएगा, जिस कवरिंग से ये ढकी हुई होती है उसको हम माइलिन सीथ बोलते हैं, और जिस नोड के द्वारा इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी ट्रांसफर होती है उसको हम नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। अब न्यूरॉन के फंक्शन देखते हैं क्या क्या होता है। तो फंक्शन के अर्थ में सबसे पहला होता है सेंसरी, जो मैंने अभी आपको बताया, इसको हम बोलते हैं अफरेंट, मतलब कि लाने का काम करता है। रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्सेस, पीएनएस टू सीएनएस। अब पीएनएस क्या होता है, पीएनएस है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब हमारी बॉडी का बाहरी हिस्सा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी मतलब सीधा सीधा समझ लो, हमारे शरीर में सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं बताइए? नाक, कान। हाँ, ठीक है, तो सेंस जैसे ही मेरी नाक में स्मेल जाती है तो मुझे पता चल जाता है भाई अच्छा नाक में स्मेल गई, हाँ ये रसगुल्ला है। ठीक है, तो कैसे गई, हमारे सेंस कौन सा था, नाक का था। नाक में जो नर्व पाई जाती है उसका नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व। उसने क्या किया, नर्व ने हमारे दिमाग में गई, हमारे दिमाग में जो टेस्ट का सेंटर है वहां पर गई, सीएनएस में भी बताया भाई देखिए रसगुल्ला है, ये गोलगप्पा है, ये गुजिया है, ठीक है, ये समोसा है। तो क्या किया, सेंसरी न्यूरॉन मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन को लेने का काम करता है। कहां से, पीएनएस से सीएनएस, पेरिफेरल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में विभाजित होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दूसरा है हमारा काम इसका मोटर न्यूरॉन, जिसको हम इफरेंट बोलते हैं। ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल को आउट करता है सीएनएस से। अब ब्रेन में प्रोसेसिंग हुई भाई कि क्या है, ब्रेन ने देखा अरे भाई ये तो रसगुल्ला है, वो तुरंत बता देगा हमारे नाकों की रसगुल्ला है, हम खान चल जाएंगे। तो ये क्या करता है, सीएनएस से प्रॉपर इफेक्टर, मतलब इफेक्टर मतलब जिसके द्वारा आई है, मसल और ग्लैंड तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। ठीक है, तो सेंसरी लाने का काम करता है दिमाग तक, और दिमाग से वापस ले जाने का काम कौन करता है, मोटर। समझ में आया? आया? यस मैम। ठीक है, अब आता है इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन इन दोनों के बीच का कार्यक्रम है। ठीक है, ये दोनों के बीच कनेक्शन करने का काम करता है। ठीक है, बिटवीन न्यूरॉन एंड होल प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हो रही है, जो मैंने अभी आपको बताया सीएनएस में, कहां पर हो रही है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो जो भी प्रोसेस हो रही है कहां पर हो रही है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में हो रही है। तो ये लाने का काम और कनेक्शन करने का काम ये करता है। ठीक है, अब मैं इसके एक बार स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन की बात करती हूँ, लास्ट स्लाइड है, नहीं समझ में आएगा तो कल इसको फिर से रिवाइज मार लेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन 5 मिनट और बचे क्योंकि आप लोग 9:15 में ज्वाइन किए थे और आज मैंने 1 घंटे क्लास ली।
स्ट्रक्चर मतलब कि हमारे न्यूरॉन को उसके संरचना के आधार पर भी विभाजित किया गया है। ये वाला उसके फंक्शन के आधार पर विभाजित किया गया है और ये उसके संरचना के आधार पर। तो ये होता है यूनिपोलर ब्रश सेल। यूनिपोलर मतलब जिसके एक पोल होंगे या एक ही चीज जिसमें काम कर रही हो। और ये जो पोल है किसके आधार पर होता है? ये होता है एक्सॉन के आधार। पोल मतलब क्या होता है? एक तरफ या एक साइड। और किसके बेस पर जनरली इसको बनाया गया है? एक्सॉन के बेस पे। देखो आप देख पाओगे, पहला डायग्राम देखो, फर्स्ट डायग्राम में केवल आपको एक्सॉन दिख रहा है। डेंड्रॉइड्स दिख रहे हैं क्या? डेंड्रॉइड्स दिख रहे हैं? यहाँ पर कुछ संरचना है क्या? नहीं है। तो इसको यूनिपोलर बोलते हैं, मतलब इसमें एक ही पोल है और वो है एक्सॉन। ठीक है, ये क्या होती है? एक्सीलेटरी क्रोमेट्रिक इंटरन्यूरॉन। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखो, ये ऐसी सेल होती है जिसमें केवल आपका एक्सॉन होता है और ये पाया जाता है हमारे सेरेबेलम में। तो यूनिपोलर ब्रश सेल जो है वो सेरेबेलम में पाई जाती है। सेरेबेलम ब्रेन का एक हिस्सा है जिसको हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। ब्रेन के पिछले हिस्से में ये पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाइपोलर। बाइपोलर मतलब दोनों तरफ पोल होंगे। कौन कौन से? सेंसरी न्यूरॉन दैट हैव टू प्रोसेसेस कमिंग ऑफ सोमा और वन डेंड्रॉइड और वन एक्सॉन। इसमें क्या होता है? दो प्रोसेसेस होती हैं। ये हो गए आपकी सोमा मतलब बीच वाली, और दो आपके एक्सॉन हो गए। इस स्टेज को हम बाइपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। तीसरा होता है स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो मतलब होगा यूनिपोलर ही, लेकिन स्यूडो मतलब होता है भ्रमित करने वाला। है तो एक्सॉन लेकिन नहीं है, काइंड ऑफ। ठीक है, होने के बावजूद भी नहीं है। तो सेंसरी दैट हैव वन प्रोसेस दैट स्प्लिट इनटू टू ब्रांचेस। है तो एक ही प्रोसेस। स्यूडो क्यों बोला जाता है एक लेकिन दो में विभाजित है। तो हम सोचते हैं कि ये दो होगा, है ना, बाइपोलर होगा, लेकिन ये बाइपोलर नहीं होता। एक ही पोल है लेकिन दो पार्ट में स्प्लिट हो गया है। ये एक्सॉन और डेंड्रॉइड्स बनाते हैं, फॉर्मिंग द एक्सॉन एंड डेंड्रॉइड्स। ठीक है, अब आता है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में तीन प्रोसेस होती हैं कमिंग ऑफ द सोमा, मतलब सेल बॉडी की तरफ। पहला न्यूरॉन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें डेंड्रॉइड होता है, एक्सॉन होता है और आपका सोमा होता है। ठीक है, और यही सबसे ज्यादा पाया जाता है शरीर में, और यही हमारे शरीर में मोटर और सेंसरी काम करता है। संरचना, कोई भी सूचना को लाने और ले जाने का काम ये करता है। ठीक है, तो चार टाइप है, यूनिपोलर, बाइपोलर, स्यूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? इतना ही है और आज आपका टिश्यू कंप्लीट होता है। ठीक है, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। एक सेकंड में शांति पाठ कर लो फिर करना। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। Rub your both palms. Put a palm on your eyes. Now open your eyes.